हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम आज की क्लास को। आज की क्लास में हम कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले आपके ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं, जो कि आपकी प्लेलिस्ट में पड़े होंगे, आप जाकर उन्हें देख लीजिएगा। ये क्लास हमारी झारखंड स्नातक प्रशिक्षित सहायक अध्यापक या फिर कहें जेटेट मेंस एग्जामिनेशन 2023 6 to 8 के लिए रहने वाली है, जिसमें आपका इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर चलेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। अगर आप लोग इसके पेड क्लास में एडमिशन चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पर हमें व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 पर दिया गया है, अनीता देसाई वाज बोर्न ऑन। अनीता देसाई का जन्म कब हुआ था? ये आपके प्रिस्क्राइब राइटर है जो आपके सिलेबस में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अनीता देसाई वाज बोर्न ऑन जून 24, 1937 मसूरी। ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 24 जून 1937 को। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ये ग्रामर का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों ही आने वाले हैं, तो आप दोनों पर अच्छी कमांड रखिएगा। अगर आप पेपर 2 में इंग्लिश चूज करते हैं तो आपका बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पेपर 4 में आपका कंपलसरी रहेगा 50% इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं तो आपके 2 पेपर एक ही पेपर की तैयारी से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। यहां पर दिया गया एदर ऑफ दोज 2 बॉयज आर जेंटल। तो देखिए, जहां पर हम एदर ऑफ का यूज करते हैं तो एदर ऑफ दोज 2 बॉयज, 2 में से कोई एक, तो यहां पर लगा हुआ है आर, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट है। इस तरह पर अगर हम इज करते तो ये हमारा सही होता। आगे दिया है एदर बॉयज वर हैप्पी। तो पहले तो एदर लगा हुआ है, अब एदर के साथ में बॉयज लगा, ये गलत है, और उसके बाद में यहाँ पे वर लगा, ये भी गलत है। नेदर ऑफ दीज 2 बॉयज, सॉरी, नेदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स। अगेन यहाँ पर आर लगा हुआ है, इसकी जगह पर हमें इज लगाना था। अब हमारे पास बचा है द गर्ल्स ईच हैव अ नाइस कार। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है? अगर आपके पास कोई प्लूरल नाउन दिया गया हो, उसके बाद में ईच दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन पर जो वर्ब लगती है वो प्लूरल लगती है, जो यहाँ पर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स अनीता देसाई कंसीडर्स हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। यानी अनीता देसाई अपने किस नोवेल को सबसे ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल बताती हैं, जो कि उनकी लाइफ पर आधारित है, मतलब लाइफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नोवेल्स हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है। पहले दिया गया है क्लियर लाइट ऑफ डे, 1980 में पब्लिश किया गया था। तो क्लियर लाइट ऑफ डे, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 में पब्लिश किया गया था। और इसकी जो सेटिंग है, अनीता देसाई की जो ग्रोइंग एज है, यानी कि जब वो अपनी एज पर आ रही थी, उस दरमियान इसकी सेटिंग रखी गई है। और उन एरियाज को, यानी कि वो प्लेसेस यहाँ पर सेट किए गए हैं जिन प्लेसेस पर अनीता देसाई पली बड़ी थी, जहां पर वो रही थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन कस्टडी इनका नोवेल है, 1984 में पब्लिश किया गया था। और क्राई द पीकॉक इनका डेब्यूट, यानी कि पहला नोवेल है, 1963 में पब्लिश किया गया था। ये है द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस, पब्लिश किया गया था 2011 में। ये नोवेल नहीं है, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, द नोवेल द पावर एंड द ग्लोरी इज सेट इन। ये जो नोवेल है, इस नोवेल को कहां पर सेट किया गया है, मतलब इसकी जो सेटिंग है वो क्या है। ऑप्शंस पे दिए गए हैं, वेस्ट यूरोपियन स्टेट इन द 1940, तो यहां पर ये सेट नहीं किया गया है। मैक्सिकन स्टेट ऑफ तबास्को इन 1930, तो ये इसका राइट आंसर है। इस नोवेल की जो सेटिंग है, यानी जहां पर जो घटनाएं हैं, जो स्टोरी लाइन है वो चलती है, वो कहाँ चलती है? मैक्सिकन स्टेट ऑफ तबास्को में। और इसमें होता क्या है कि 1930 के डेकेड में जो मैक्सिकन गवर्नमेंट थी, उसने जो कैथोलिक चर्च थे सभी को सरप्रेस कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जितने भी जो पादरी थे, यानी कि जो चर्च के जो प्रीस्ट थे, उनकी जो प्रीस्टली ड्यूटी थी, वे सभी ड्यूटीज बंद करने का आदेश दे दिया था।
और उनसे कहा था कि या तो आप प्रीस्टली ड्यूटीज को बंद करिए, अदरवाइज आपको यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो आपको बंद कर दिया जाएगा, यानी कैद कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। ठीक है, इसकी जो सेटिंग है मैक्सिकन स्टेट ऑफ तबास्को में है 1930 में। अगर बात करें किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है हेनरी ग्राहम ग्रीन के द्वारा। हेनरी ग्राहम ग्रीन के द्वारा इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1940 में, आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई इज द प्रीस्ट सर्चिंग फॉर अ बोतल ऑफ वाइन इन द पावर एंड द ग्लोरी। यानी द पावर एंड द ग्लोरी नाम का जो नोवेल है, इसमें जो प्रीस्ट है, ये प्रीस्ट इसमें है विस्की प्रीस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम विस्की प्रीस्ट के नाम से पढ़ते हैं। ये जो वाइन की बोतल है उसे क्यों ढूंढ रहा होता है, क्यों सर्च कर रहा होता है? बिकॉज ही इज अ विस्की प्रीस्ट एंड ही क्रेव्स अल्कोहल, क्योंकि वो विस्की प्रीस्ट था, मतलब विस्की पीने वाला प्रीस्ट था, उसको अल्कोहल की जरूरत थी। बिकॉज ही वांट्स टू ऑफर सम टू द पीपल ही मीट्स इन ऑर्डर टू विन द ट्रस्ट। नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। बिकॉज ही वांट्स टू हैव इट फॉर मास, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, क्योंकि उसे प्रेयर करते समय इस ब्रांडी की या फिर ये कहें इस वाइन के बोतल की जरूरत थी। जहां पर ये जो मास दिया गया, मास का मतलब होता है टाइम स्पेंडिंग विद गॉड। अब गॉड तो है नहीं है एग्जिस्टेंस में, यहाँ पर मतलब अभी नहीं है, तो टाइम स्पेंडिंग फॉर द प्रेयर ऑफ गॉड, मतलब गॉड की प्रेयर करते समय उसको जो वाइन की बोतल थी उसकी आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मेस्टिजो, हु इज द मेस्टिजो इन द नोवेल द पावर एंड द ग्लोरी। अगेन उसी नोवेल का क्वेश्चन है कि द पावर एंड द ग्लोरी नाम का जो नोवेल है, इसमें मेस्टिजो कौन है? तो अ पर्सन ऑफ मिक्स्ड यूरोपियन एंड इंडिजीनियस नॉन यूरोपियन एनेस्ट्री इन स्पेनिश एम्पायर। तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अ पर्सन द प्रीस्ट मीट्स अबाउट हाफ वे थ्रू हिज जर्नी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो विस्की प्रीस्ट है उससे मुलाकात होती है, नोवेल के मतलब नोवेल आधा हो जाता है, उसकी जो जर्नी होती है नोवेल में आधी हो जाती है, तभी मिल जाता है और लगभग पूरे नोवेल में वो चलता रहता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। द मेस्टिजो इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एन अनट्रस्टवर्दी कैरेक्टर, ये भी बिल्कुल ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो मेस्टिजो है वो अनट्रस्टवर्दी कैरेक्टर होता है, वो चाहता है कि वो जो विस्की प्रीस्ट है उसको पकड़वा कर उसके ऊपर जो रिवार्ड है उसे ले लेगा, मतलब उसे पैसे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। हमें असर्टिव सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। इफ आई हैड द विंग्स ऑफ अ डव, ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसे हमें असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है ना? चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बाकी की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो आएंगे आप तक पहुंच जाएंगे। और अधिक अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल RR अकेडमी फिरोजाबाद को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जितनी भी वीडियोज होती हैं उन सभी के लिंक में पेस्ट कर देता हूं, जिससे आपको वीडियो सर्च करने में तकलीफ नहीं होगी। ओके, तो इफ आई हैव द विंग्स ऑफ अ डॉग, तो यहाँ पर दिया गया ओ दैट, तो ये खुद में खुद अपने आप में ऑप्टेटिव है। ओ गॉड, ये भी ऑप्टेटिव है। आई विश दैट, ठीक है, आई विश दैट, बट इसमें दैट लगाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है ना? ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग इफ, वुड, ओ दैट से शुरू होती है, उनमें हम क्या करते हैं, विश या डिजायर का इस्तेमाल कर देते हैं। आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ अ डव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड गांधी जी फील व्हेन ही एडॉप्टेड द वॉलेंटरी पॉवर्टी। वॉलेंटरी पॉवर्टी मतलब स्वैच्छिक गरीबी जब उन्होंने धारण की थी गांधी जी ने, तो उनको कैसा फील हुआ था, क्या क्या हुआ था उनके साथ में। ये क्वेश्चन आपका वॉलेंटरी पॉवर्टी नाम की जो स्पीच है गांधी जी की, ठीक है ना, जो गिल्ड हाउस लंदन में उन्होंने दी थी, उसी से ली गई है, लिया गया है। तो क्या फील किया था, द प्रोग्रेस एट फर्स्ट वाज स्लो, कि उनकी जो वॉलेंटरी पॉवर्टी अडॉप्ट करने की जो प्रोग्रेस थी वो बहुत स्लो थी शुरुआत में। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारी चीजों का त्याग एकदम नहीं कर दिया था, धीरे धीरे किया था। ओके, इट वॉज पेनफुल इन द बिगिनिंग, बिल्कुल ठीक है, शुरुआत में काफी ज्यादा उनको कष्ट हुआ था सारा सब कुछ करने में,
इट वाज रेशल विद हिज वाइफ, क्योंकि वो सारी चीजों को छोड़ रहे थे, रिनाउंस कर रहे थे, जिसके कारण उनमें और उनकी वाइफ में कभी कभी झगड़ा हो जाता था। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, टिक करिएगा। आगे बढ़ते हैं। द कास्ट वे, द कास्ट वे इज अ ट्रांसलेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर शॉर्ट स्टोरी। रविंद्रनाथ टैगोर की स्टोरी है, इंग्लिश में इसका टाइटल है द कास्ट वे, ठीक है ना। तो ये बंगाली में ओरिजिनल लिखी गई थी, तो इसका टाइटल क्या था ये आप लोगों को बताना है। तो 1895 में बंगाली में उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका टाइटल रखा गया था आपत, ठीक है, नोट करिएगा। इसको द कास्ट वे के नाम से हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। ही इज, उसके बाद है ब्लैंक और अगेन ब्लैंक। तो ही इज सच वीक दैट ही कैन वॉक ओनली विद अ स्टिक, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ही इज एज मच तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। ही इज सो वीक दैट ही कैन वॉक ओनली विद अ स्टिक, वह इतना कमजोर है कि वह केवल एक छड़ी की सहायता से चल सकता है या चल पाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, ये हमारा डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस। इस तरीके के क्वेश्चन काफी आएंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपके सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस ये सब कुछ दिया गया है, तो आपको ये सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 11 पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस। मैंने कल का जो प्रैक्टिस सेट था ये हमारे इसका इंग्लिश ग्रामर का, उसमें इस तरीके के लगभग 50 क्वेश्चन करवाए थे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो दिया गया है द स्टोन विच रोल्स गैदर नो मास। द स्टोन याद दिया गया विच, मतलब ये हमारा कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, याद रखिएगा। द एक्सप्लेनेशन ही गेव वाज नॉट टू द पॉइंट, तो यहां दिया द एक्सप्लेनेशन, उसके बाद है ही गेव, मतलब ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगर इस तरीके से आ जाए कि ये कौन सा सेंटेंस है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे हिज एक्सप्लेनेशन वाज टू द पॉइंट, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस। और पूछा क्या गया है, सिंपल सेंटेंस ही तो पूछा गया है। आगे दिया है अ रोलिंग स्टोन गैदरिंग। अब यहाँ पर जीरन का इस्तेमाल किया है जो कि गलत है, यहाँ पर अगर गैदर्स होता तो हमारा ये सही हो सकता था, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स, और दिया गया है स्पेस अरेस्टेड। यहां पर हमें भरना है हैव बीन, तो हैव बीन नहीं भरेंगे, हैज अरेस्टेड ये नहीं होगा, ठीक है ना, वर ये भी नहीं होगा, वाज ये हो जाएगा। पूछिए क्यों हो जाएगा। अगर आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कंपाउंड हो, कंपाउंड का मतलब टू और मोर वर्ड से मिलकर आपका सब्जेक्ट बन रहा हो, कंडीशन ये हो कि बीच में कोई प्रीपोजिशन आया हो, तो प्रीपोजिशन से पहले वाला जो शब्द होगा, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन, वही सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ देखिए द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोवर्स, ठीक है ना, तो ये हमारा फॉलोवर्स और क्रिमिनल से बन रहा है, और यहाँ बीच में आया है प्रीपोजिशन। मैं आपको डायरेक्टली बताया तो प्रीपोजिशन से पहले वाला जो भी शब्द होगा वही हमारा सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब प्लेस करेंगे। तो द क्रिमिनल क्या है, सिंगुलर है, इसके लिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। राघव इज वन ऑफ माई ब्रदर्स हु, आगे है स्पेस वर्किंग इन नियर बाई फैक्ट्री। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, इनमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सभी लोग, तो ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके का आ रहा है कि वन ऑफ और उसके बाद में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, कंडीशन समझिएगा, वन ऑफ यहाँ पे प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, और यहाँ पर बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया है, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इसी के लिए आया है, ठीक है ना, इसी के लिए आया है। यहाँ पर जो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है इसी के लिए आया है, तो जो वर्ब आएगी वो भी इसी के लिए आएगी। तो माई ब्रदर्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट का है तो क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। कहां पर है यार, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। कुछ लोग इसके लिए लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। शरत एंड किरण लिव्ड इन विच विलेज।
इन विच विलेज इन द कास्टवे, कास्टवे द स्टोरी बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसके बारे में अभी भी हमने बताया था। इसमें शरत और किरण नाम के दो कैरेक्टर हैं जो स्टे करते हैं ड्यूरिंग। शरत कौन है? शरत हस्बैंड है और किरण इसकी पत्नी है। तो किरण was under medical care, then they were staying in a village. The village was Chandernagor. ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये रिवर के पास में एक गांव था जहां पर वो स्टे किए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। आर के नारायण वाज बोर्न ऑन, तो आर के नारायण वाज बोर्न ऑन तमिलनाडु 10 अक्टूबर 1906। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट रहेगा, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। The lines keep thou my feet, I do not ask to see the distant scene, one step enough for me are written by। ये लाइनें किसके द्वारा लिखी गई हैं? बहुत ही पॉपुलर लाइन है। ये लाइन लिखी गई है जॉन हेनरी न्यूमैन के द्वारा। जॉन हेनरी न्यूमैन के द्वारा, जो कि एक सेंट थे, ठीक है ना। और ये कहां से लिया गया है? तो इनका एक हिम था, इसका टाइटल है लीड काइंडली लाइट, जो कि आज एक पोएम के तौर पे पढ़ा जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी किस्मत। इसको पब्लिश किया गया था 1895 में एंड अपीयर्ड इन स्केच, एक जर्नल था स्केच नाम का, इसमें इसको अपीयर किया गया था। तो ये लिखी किसके द्वारा गई है? वाल्टर डी ला मेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा इसको लिखा गया है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु पब्लिश्ड हिज पोएटिक कलेक्शन द लिसनर। आप लोगों के सिलेबस में द लिसनर नाम की एक पोइम है, सॉरी द ट्रेवलर नाम की पोइम है, जो ट्रेवलर नाम के टाइटल के साथ में दी गई है। बेसिकली जो ट्रेवलर नाम की पोइम है वही लिसनर नाम की पोइम है, यानी लिसनर और ट्रेवलर दोनों एक ही पोइम है। और ये किस कलेक्शन में है? द लिसनर 1912 कलेक्शन में है। इसको लिखा किसके द्वारा गया है? सेम ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर डी ला मेयर। ओके, द लिसनर किसका पोएटिक कलेक्शन है? वाल्टर डी ला मेयर का। ये उन्होंने लिखा था 40 ईयर की एज में, और इस पोएटिक कलेक्शन के बाद में ये बहुत पॉपुलर हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है द पोएम माई हार्ट लीप्स अप। बहुत ही पॉपुलर पोएम है माई हार्ट लीप्स अप या द रेनबो, रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। तो पूछा गया है कि इसको कब लिखा गया था? तो दिस पोएम वाज रिटन ऑन द नाइट ऑफ मार्च 26, 1802, ठीक है ना। 26 मार्च 1802 के नाइट में इसको लिखा गया था। इससे एक दिन पहले इन्होंने एक और पोएम लिखी थी जिसका नाम था टू द कुकू। टू द कुकू, अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा। दोनों ही पोएम को इन्होंने पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में पब्लिश किया था, याद रखना, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की जितनी भी पोएम है जो 1802 से लेकर और 1805 तक पब्लिश की गई हैं, वो लिखी गई हैं, वो ज्यादातर है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में पब्लिश की गई हैं। ये आपको ज्यादातर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग, यानी कि समानार्थी शब्द, मतलब सिनोनियम आपको बताना है। वर्ड दिया गया है इनिशिएट। अब इनिशिएट का मतलब पता होगा तो आप बता सकते हैं। इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना। क्या होता है? प्रारंभ करना। और प्रारंभ करने का मतलब यहां पर है स्टार्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। नेक्स्ट मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट।